टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर दो विमानों के बीच हुई इस टक्कर से पूरा शहर दहल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इस हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक विमान रनवे पर उतरने के बाद वहां खड़े एक दूसरे विमान से टकराता नजर आया। विमानों के बीच हुई इस भयानक टक्कर को देखने के बाद वहां मौजूद लोग दहल गए। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें एक विमान लैंडिंग के बाद रनवे पर आगे बढ़ता दिखा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद रनवे पर खड़े दूसरे विमान से उसकी टक्कर हो गई। विमानों के बीच हुई टक्कर के बाद वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई और फिर दोनों विमान आग की भीषण लपटों में गिर गए। आग के बवंडर को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी ने कोई बम फोड़ दिया। जिस विमान ने टक्कर मारी थी वो विमान रनवे पर जलते हुए काफी दूर तक चला गया। इस दौरान विमान से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलता रहा। जिस रनवे पर यह हादसा हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर कई और विमान खड़े थे, लेकिन इस हादसे के बाद डर ये सता रहा था कि कहीं आग की लपटें दूसरे विमानों तक न पहुंच जाएं। लेकिन इस हादसे के बाद एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई। जापान की मीडिया के मुताबिक जिस विमान ने रनवे पर दूसरे विमान को टक्कर मारी उसमें 379 लोग सवार थे और वो विमान जापान के होक्काइडो से टोक्यो आ रहा था। और बताया गया कि उस विमान ने जापान के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे उड़ान भरी थी। विमान का फ्लाइट नंबर JAL 516 था। उस विमान को शाम करीब 5:30 बजे टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर उतरना था। सब कुछ तय समय से चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रनवे पर उतरने के दौरान वहां इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा वहां वो पहले से खड़े कोस्ट गार्ड के एक प्लेन से टकरा गया। कोस्ट गार्ड के उस प्लेन में 6 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया कि इस हादसे के बाद एक आदमी घायल हालत में विमान से निकलने में कामयाब रहा। जिस विमान ने टक्कर मारी थी उसमें 367 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद प्लेन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में 17 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन इस हादसे की वजह से पूरे टोक्यो शहर में हड़कंप मच गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद रनवे पर खड़ा कोस्ट गार्ड का प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया और वो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें उस विमान से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। अंधेरा होने की वजह से प्लेन में लगी आग काफी दूर से नजर आ रही थी। जापान की मीडिया के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कोस्ट गार्ड का ये प्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे पर तैयार था, लेकिन तभी जापान के होक्काइडो से आए एक प्लेन ने लैंडिंग के दौरान उसे टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर की वजह से कोस्ट गार्ड का ये विमान 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हालांकि हादसे के बाद वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन विमान में लगी आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे आग भी बेकाबू होती चली गई। थोड़ी देर में आग इतनी भीषण हो गई कि उसकी वजह से पूरा इलाका लाल हो गया। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती रहीं और उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। और इस टक्कर की वजह से जापान के होक्काइडो से आने वाला यात्री विमान भी आग की भीषण लपटों में घिर गया। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस विमान में सवार 379 लोगों को बचाने की थी, क्योंकि कोस्ट गार्ड के विमान से टकराने के बाद जापान के होक्काइडो से आए इस विमान में भी आग लग गई। विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर के बाद भी वो रनवे पर काफी दूर तक चल गया। देखने में ऐसा लगा जैसे रनवे पर आग का कोई गोला दौड़ रहा। हालांकि बाद में वो विमान आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त विमान रनवे पर रुका उस दौरान उसके कुछ हिस्सों से आग की लपटें निकलती रही। टक्कर की वजह से विमान का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम विमान पर पानी की बौछार करती रही, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब प्लेन में लगी आग तेजी से फैलने लगी। विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखी। थोड़ी देर बाद पूरा विमान आग की लपटों में घिर गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने विमान में आग के फैलने से पहले ही उसमें सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन खबर है कि इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यात्री विमान के अंदर का डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में टक्कर के बाद विमान के अंदर बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची दिखाई दी और रनवे पर तेजी से दौड़ते विमान के अंदर धुआं भरता नजर आया। ये वीडियो जापान के होक्काइडो से आने वाले उस विमान का है जिसमें 367 यात्री मौजूद थे। बताया गया कि हादसे के बाद विमान में बैठे एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो विमान टक्कर के बाद रनवे पर तेजी से दौड़ता दिखाई दिया। विमान की खिड़की के बाहर का मंजर देखकर लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि खिड़की के बाहर विमान से धुआं निकलता नजर आया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में विमान के अंदर धुआं भरने की वजह से वहां अफरा तफरी मची दिखाई दी।
इस दौरान कई लोग धुएं से बचने के लिए मुंह पर हाथ रखे नजर आए। इस दौरान कई यात्री डर और दहशत की वजह से चिल्लाने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि इतने बड़े हादसे के बाद रनवे पर दौड़ता ये विमान बेकाबू होकर कहीं पलट न जाए। हालांकि लोगों की जान में जान तब आई जब टक्कर लगने के बावजूद विमान आगे जाकर रुक गया। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टीचर के राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने के बाद भड़के लोगों ने एक स्कूल का घेराव कर दिया। आरोप है कि सद्दाम हुसैन नाम के उस टीचर ने सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी के विरोध में कई लोग स्कूल के बाहर जुट गए और तभी वहां मारपीट शुरू हो गई। कई लोग एक लड़के पर थप्पड़ और मुक्के बरसाने लगे। वो लोग जिसकी पिटाई कर रहे थे वो आरोपी टीचर का समर्थन करने वहां पहुंचा था। इसी बात पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे पीटते पीटते जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी लोग नहीं रुके। वो उसे पैरों से भी मारकर अपना गुस्सा निकालते रहे। तभी वहां 2 पुलिस वाले पहुंच गए। वो भीड़ से एक एक आदमी को हटाते हुए उस लड़के के नजदीक पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद वो लड़का उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मारपीट की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह फट गए। उसकी साइकिल भी टूट गई। अगर पुलिस वाले आने में थोड़ी और देर करते तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। और ये पूरा बवाल उस स्कूल के बाहर हुआ जिसके टीचर पर राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने का आरोप है। लोगों ने आरोपी टीचर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और इसी के विरोध में स्कूल पहुंचे लोगों ने वहां जमकर बवाल किया। आरोपी टीचर का समर्थन कर रहे उस लड़के को पीटने से पहले भी वहां कई लोगों के साथ मारपीट की गई। कुछ लोगों को तो गुस्साई भीड़ स्कूल से जबरदस्ती बाहर ले गई और तब उन्हें बीच सड़क पर ले जाकर पीटा गया। इस हंगामे को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने पहले से ही गेट बंद कर रखा था, लेकिन कुछ लोग गेट फांदकर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि उन्हें वहां का एक कर्मचारी पीटता दिखाई दिया। इस बात पर वहां जुटे लोग और भड़क गए और गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। वहां खड़े पुलिस वालों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। इसके बाद जैसे ही स्कूल का गेट खुला, लोग दौड़ते हुए उसके अंदर पहुंच गए। स्कूल के अंदर जाने के बाद गुस्साए लोग आरोपी टीचर की तलाश करने लगे। हालांकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के बाद से ही आरोपी टीचर सद्दाम हुसैन फरार है। खबर है कि पिछले 2 दिन से वो कहीं नजर नहीं आया और माना जा रहा है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए ही उसने भागने में अपनी भलाई समझी। हालांकि इस मुद्दे पर भड़के लोग जब स्कूल पहुंचे तो वहां के कई कर्मचारियों के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। इस दौरान वो पुलिस से भी उलझते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोपी टीचर पर एक्शन लेने की मांग की। इमीडिएट अरेस्ट ना करले এই आंदोलन चलবে। इससे पहले सद्दाम हुसैन नाम के उस टीचर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। आरोप है कि उस वीडियो के जरिए उसने राम मंदिर को लेकर ऐसी बात कह दी जिस पर लोगों की भावनाएं भड़क गईं। बाद में सोशल मीडिया पर उस वीडियो के वायरल होते ही आरोपी टीचर के विरोध में लोग एकजुट होने लगे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया, तब जाकर स्कूल में बवाल खत्म हुआ। उधर कर्नाटक में मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने विरोध जताने के लिए कर्नाटक में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया और सिद्धरमैया सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया। इस गिरफ्तारी का कनेक्शन राम मंदिर निर्माण से भी जोड़ा गया। जब राम मंदिर बन रहा है तो इनको बच नहीं रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं करेगी। कर्नाटक सरकार ने 1992 के मंदिर आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर दिए विवादास्पद बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी निशाने पर आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और देश का माहौल खराब करने की नीयत से ऐसा बयान दिया। हिंदुओं के बीच में गैप लाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया था। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। इस मामले में हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में नशे की हालत में एक लड़की ने जमकर हंगामा किया और वहां मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें काले रंग के कपड़े पहने वो लड़की सोसाइटी के दरवाजे को घेर कर खड़ी नजर आई। वीडियो में दिखा कि उस लड़की ने वहां खड़ी दूसरी महिला को दरवाजे से बाहर जाने पर रोका। बताया गया कि वो लड़की नशे में धुत थी और जो वीडियो सामने आया उसमें उसके हाव भाव देखकर भी कुछ ऐसा ही लगा।
वो लड़की कभी चिल्लाती दिखी तो कभी वो वहाँ खड़ी दूसरी महिला को धक्का देती नजर आई और ये सब देखकर वहाँ एक और महिला पहुँच गई। उन दोनों महिलाओं ने हंगामा करने वाली उस लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। तभी उनमें एक महिला उस लड़की का ध्यान भटकाकर दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन उसके बाहर निकलते ही उस लड़की को उसकी भनक लग गई और उसने तुरंत उस महिला के बाल पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। इस बीच वहां मौजूद दूसरी महिला ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने एक हाथ से उस महिला को धक्का दे दिया, जबकि अपने दूसरे हाथ से वो लगातार उस महिला के बाल खींचती रही। और ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की ने उस सोसाइटी का दरवाजा बंद कर दिया और जब वहां मौजूद महिलाओं ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उन महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। और ये सब देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन उस लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार वहां मौजूद दोनों महिलाओं के साथ बदसलूकी करती रही। इसके बाद वहां पहुंची भीड़ ने बीच बचाव करते हुए एक महिला को उसके चंगुल से छुड़वा लिया, लेकिन इस दौरान वो लगातार उस दूसरी महिला के साथ हाथापाई करती रही और काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद उस महिला ने उस लड़की को दबोच लिया और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हाउसिंग सोसाइटी के दरवाजे से दूर हटा दिया। इस बीच सोसाइटी के बाकी लोगों ने पुलिस को वहां बुला लिया, लेकिन उसके बाद भी वहां लड़की शांत नहीं हुई, बल्कि उसने महिला पुलिसकर्मी से भी मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उस महिला पुलिसकर्मी ने भी उस पर जमकर लाठियां बरसाईं और फिर काफी देर तक चली मारपीट के बाद उस महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां राशन बांटने में गड़बड़ी की शिकायत करने पर एक आदमी को जमकर पीट दिया गया और पिटाई का आरोप उसके गांव के ही दुकानदार पर लगा। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी को कुछ लोग डंडे से पीटते हुए नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि पहले मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी को टक्कर मारकर गिराया गया और जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर उस पर बैठा, पीछे से आई 2 मोटरसाइकिलों से कुछ लोग उतरे और उस पर हमला करने लगे। एक साथ 3 लोग लगातार उस पर डंडे बरसाए जा रहे थे और पिट रहा वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया। बताया गया कि उस आदमी ने डीएम से राशन वितरण में धांधली की शिकायत की थी, जिससे राशन का दुकानदार नाराज हो गया और उसने अपने बेटे और भाई के साथ मिलकर शिकायत करने वाले आदमी पर हमला कर दिया। राशन का शिकायत हमने दिया तो उनको मारा पीटा गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके आधार पर पुलिस ने दबंग दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच महाराष्ट्र में अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग के लिए आंदोलन तेज हो गया। विदर्भ महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में एक है, लेकिन कई संगठन लंबे समय से उसे महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नाम के संगठन से जुड़े कार्यकर्ता कई दिनों से नागपुर में धरना दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो सड़कों पर उतर आए और नागपुर में मौजूद संविधान चौक को घेर लिया। इस प्रदर्शन की वजह से वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया, लेकिन विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर गाड़ियों के सामने बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कई लोग तो गाड़ियों और बसों के सामने ही लेट गए। इस दौरान पुलिसकर्मी उन लोगों को वहां से हटाने के लिए उन्हें समझाते बुझाते नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को राजी नहीं थे और अपनी मांग को लेकर वो काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भड़के उन प्रदर्शनकारियों ने वहां पुतला जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के बीच से उस पुतले को लेकर भागता नजर आया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। पीली साड़ी में एक महिला एक बस के सामने बैठकर अलग विदर्भ राज्य की मांग करती दिखी। प्रदर्शनकारियों ने विदर्भ को अलग राज्य बनाने को लेकर शिंदे सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया और उसके साथ गठबंधन में शामिल बीजेपी के नेताओं पर भी गुस्सा जाहिर किया। हालांकि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और सख्ती बरतते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ही वहां सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना दोबारा शुरू हो सका। लेकिन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने चेतावनी दी कि अगर विदर्भ को अलग राज्य बनाने की उसकी मांग नहीं सुनी गई तो उसके कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में मौजूद विदर्भ उसके 5 क्षेत्रों में एक है। इस क्षेत्र में नागपुर, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर और अकोला समेत 11 जिले आते हैं। इनमें करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। इसी हिस्से को महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि अलग विदर्भ राज्य की मांग करने वाले संगठन राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते आए हैं। उनकी शिकायत है कि विदर्भ के गांवों की हालत बेहद खराब है और वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है।
ऐसे में उन संगठनों का मानना है कि अलग राज्य बनने के बाद विदर्भ के लोगों की हालत सुधर सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले पर कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस मामले की जांच में जुटी ईडी ने कुछ दिन पहले ही कोलकाता में 9 ठिकानों पर छापे मारे थे। और अब भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनमें कुछ लोग मुंह पर कालिक पोते दिखाई दिए, जबकि ज्यादातर लोगों के हाथों में थाली नजर आई। उन थालियों को पीटकर वो अभ्यर्थी नारेबाजी करते दिखे। अभ्यर्थियों ने कोलकाता में सियालदा से धर्मतला तक मार्च किया और आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की वजह से ही वो कई साल से बेरोजगार हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े का यह मामला 2014 से 2021 के बीच का है। इसमें भर्ती परीक्षा पास करवाने के लिए एक अभ्यर्थी से 5 लाख से 15 लाख तक की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं और इसमें कई टीएमसी नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। उस आदमी के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। और प्रदर्शन का जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों लोग हंगामा करते नजर आए और नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे लोगों में मृतक करण के परिवार वाले भी शामिल थे और उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लड़की वालों से पैसे खिला, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। हंगामे की वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए, जिसकी खबर मिलते ही वहां पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन लोगों ने उन्हें भी घेर लिया। वहीं बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और इसी मामले में लड़की के परिवार वालों ने करण के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के दौरान ही करण ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और हालत गंभीर होने पर करण को इलाज के लिए राजगढ़ से भोपाल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और भोपाल से शव जब राजगढ़ पहुंचा तो करण के परिवार वालों और रिश्तेदारों के सब्र का बांध टूट गया। इसके साथ ही उन्होंने लड़की के परिवार वालों पर भी कई आरोप लगाए। सब बोल रहे हैं कि हमने थाने में उसे जहर खिला के मरवा दिया। हंगामा कर रहे लोग आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे। लेकिन काफी देर बाद जब पुलिस ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, तब उन्होंने हंगामा खत्म किया और शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए। उधर हरियाणा के सोनीपत से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बेखौफ बदमाशों ने मन्नत हवेली नाम के ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, आरोप है कि उन बदमाशों ने उस ढाबे के कैशियर को भी गोली मार दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो की शुरुआत में उस ढाबे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक दिखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां हंगामा होने लगा और वहां मौजूद कई लोग ढाबे के दरवाजे से अंदर की तरफ कुछ फेंकते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान सफेद जैकेट पहना एक आदमी नजर आया। उसने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब से पिस्तौल निकाली और हवा में फायरिंग करने लगा। उसी सफेद जैकेट वाले बदमाश पर ही ढाबे के कैशियर को गोली मारने का आरोप है। बताया गया कि ढाबे के कैशियर को उसके पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त मन्नत हवेली नाम के ढाबे में यह हंगामा हो रहा था, वहां कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो बदमाशों का हंगामा देखकर डरे हुए थे, जिसकी वजह से किसी ने भी उन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। दावा किया गया कि हंगामा करने वाले वो बदमाश नशे में चूर थे और नए साल का जश्न मनाने के लिए वो सोनीपत के मुरथल इलाके में मौजूद उस ढाबे में पहुंचे थे। लेकिन जब ढाबे के कर्मचारियों ने उन्हें शराब पीने से रोका तो वो नाराज हो गए। उसके बाद बदमाशों ने पहले हंगामा किया, फिर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन ये पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सामने आते ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 बजे के आसपास 5-7 लड़के आए, उन्होंने पत्थरबाजी की और उन्होंने फिर फायर किया है। पुलिस की टीम उन बदमाशों की तलाश में जुट गई। बदमाशों की पहचान के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की रात वो बदमाश 2 बार उस ढाबे में गए थे। पहले वो रात 11:30 बजे ढाबे में पहुंचे और हंगामा किया। उसके बाद वो दोबारा देर रात 3 बजे अपने साथियों के साथ उस ढाबे में पहुंचे और फायरिंग की। बताया गया कि नशे में धुत वो बदमाश और शराब पीना चाहते थे, लेकिन जब ढाबे के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इधर राजस्थान के नागौर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। वहां चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को बीच सड़क पर पीटा। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी उस लड़के को डंडे से पीटता नजर आया, जबकि वहां मौजूद दूसरा आदमी उसे कुछ कहता दिखाई दिया।
लेकिन थोड़ी देर में बच्चों समेत कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे भीड़ उसकी जान लेने पर आमादा हो गई। कोई उसे डंडे से मारता दिखा तो कोई लात घूंसे बरसाता नजर आया। इस बीच कुछ लोग उसे थप्पड़ भी मारते दिखे। वो लड़का उन लोगों के सामने बार बार अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और मारपीट के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो इस मामले में कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते 3 आदमी डिटेन करके लाके बंद किया इनको। आरोप है कि वो लड़का मोबाइल फोन चुरा कर भाग रहा था और इससे गुस्साए लोगों ने उसके कपड़े उतार कर उसकी पिटाई कर दी। इधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक युवक से सरेआम करीब 9.5 लाख रुपए लूट लिए गए। वो आदमी उन पैसों को जमा कराने के लिए बैंक जा रहा था, लेकिन बदमाशों ने रास्ते में ही उस युवक के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीन लिया। ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क पर लोग और गाड़ियां आती जाती दिखी। इसी दौरान काली जैकेट में रुपयों से भरा बैग लिए वो युवक भी नजर आया। वो जैसे ही सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार के आगे निकला, वैसे ही पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। इसके बाद एक बदमाश उस युवक का बैग जबरदस्ती छीनता दिखा। इस लूटपाट के दौरान भी रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना जारी रहा। इतने में उन बदमाशों का तीसरा साथी भी वहां मोटरसाइकिल से पहुंच गया। इसके बाद तीनों बदमाश करीब 9.5 लाख रुपयों से भरा वो बैग लेकर वहां से भाग निकले। जिस युवक से लूट की गई वो एक फल कारोबारी के यहाँ काम करता है और उस कारोबारी के कहने पर ही वो उन पैसों को बैंक में जमा करने जा रहा था। जो भी माल बिकता है सुबह कैश जमा होता है बैंक में। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर कड़कड़ाती ठंड के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में फिट इंडिया अभियान के बारे में बात की थी। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की तारीफ की थी और खुद को फिट रखने का संकल्प लिया था। और अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भजनलाल शर्मा सुबह की सैर पर निकल गए। कोहरे और जबरदस्त ठंड के बीच राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सिटी पार्क पहुंचे। ये देखकर पार्क में मौजूद लोगों का जोश दुगना हो गया। जमा देने वाली ठंड के बीच मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर उनके अंदर नई ऊर्जा आ गई। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से हाथ भी मिलाया। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में पार्क में भीड़ कम थी क्योंकि जयपुर में जबरदस्त सर्दी पड़ रही। मुख्यमंत्री ने इस बारे में पार्क में मौजूद लोगों से बात भी की। खाली हो गए, आने वाले लोग। इस पूरी बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक चलती रही। उनके साथ आए सुरक्षा कर्मी और बाकी लोग भी उनके साथ साथ चलते रहे और इस दौरान पार्क में टहलने आए लोग मुख्यमंत्री से मिलते रहे। जयपुर का सिटी पार्क सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी सीट से विधायक हैं और सुबह की सैर के लिए वो अपनी विधानसभा में बने सिटी पार्क में पहुंचे। सर पर मफलर बांधे और ट्रैक सूट पहने भजनलाल शर्मा तेजी से टहल रहे थे। उनके साथ आया काफिला भी इसी स्पीड से चल रहा था, लेकिन पार्क में सैर के लिए आए लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका ढूंढ ही लिया। एक शख्स तो मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन बीच में रुककर वो मुख्यमंत्री से मिला, उनसे हाथ मिलाया और फिर दौड़ने लगा। इससे पहले पार्क में टहलने आए कुछ और लोगों ने भी मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया। वो जब भजनलाल शर्मा से मिले तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला अचानक सिटी पार्क पहुंचा। इस काफिले को देखते ही उस पार्क में आए लोगों के चेहरे खिल गए। इन लोगों में सांगानेर के कुछ पार्षद भी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को इलाके में चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया और जब तक मुख्यमंत्री पार्क में रहे वो साथ साथ चलते रहे। ये पार्षद मुख्यमंत्री को इलाके में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताते रहे। बातचीत के बीच पार्क में रोजाना टहलने वाले लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। भजनलाल शर्मा उनसे भी जोश के साथ मिले। काफिले के साथ चल रहे कुछ युवाओं ने तो मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी खींचने का मौका भी ढूंढ लिया। वो चलते चलते मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खींचने लगे। मुख्यमंत्री का काफिला सुबह जिस समय पार्क पहुंचा, पार्क में घना कोहरा था। इतना कोहरा कि गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री सुबह की सैर पर निकले। उन्होंने 31 दिसंबर को पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद फिट रहने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो टहलने निकले और इसी बहाने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी कर ली। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में कलह बढ़ सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाए और भगवंत मान के बयान को आड़े हाथ लिया। ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। ये खींचतान भगवंत मान के एक दिन पहले दिए गए बयान की वजह से रही।
पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खींचतान के बीच सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। उधर बड़ी खबर आई गाजा के खान यूनिस इलाके से। वहां इजराइल की सेना ने एक मस्जिद को निशाने पर ले लिया। हमास को चेतावनी देते हुए इजराइल ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। खान यूनिस वही इलाका है जहां इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की सेना का मानना है कि खान यूनिस में ही हमास का सबसे खूंखार कमांडर यहिया सिनवार छिपा हो सकता है। इसी वजह से इजराइल की सेना ने बीते एक हफ्ते से खान यूनिस को घेर रखा है। एक दिन पहले ही वहां इजराइल की सेना ने एक जोरदार ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत उसके सैनिकों ने खान यूनिस में जमीन और आसमान के रास्ते ताबड़तोड़ हमले बोले और कई इमारतों को तबाह कर दिया। इजराइल के इस आसमानी ऑपरेशन में खान यूनिस इलाके की एक मस्जिद भी तबाह हो गई और इसी का एक वीडियो जारी कर इजराइल ने हमास को खान यूनिस खाली करने की धमकी दी और ऐसा न होने पर वहां इसी तरह के हमले जारी रखने की चेतावनी भी दे डाली। उस वीडियो में दिखा कि इजराइल की सेना ने खान यूनिस इलाके में मौजूद उस मस्जिद पर आसमान से मिसाइल गिराई और जैसे ही वो मिसाइल उस मस्जिद से टकराई उस इलाके में जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद तो वहां धूल का ऐसा गुबार उठा कि आसपास की कई इमारतें मानो गायब हो गई। वहां इतना भयानक धुआं उठा कि उसे देखकर लोग दहशत में आ गए। मस्जिद के आसपास के इलाके को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कई बम एक साथ फट पड़े हों। इजराइल को शक है कि खान यूनिस इलाके में हमास का टॉप कमांडर यहिया सिनवार छिपा हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की सेना ये आशंका भी जता चुकी है कि इसी इलाके में हमास ने कई बंधकों को कैद करके रखा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने वहां पूरी ताकत से हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया ताकि हमास को जड़ से मिटाया जा सके। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के उत्पीड़न का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल की सेना की फजीहत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि इजरायली सेना ने जांच के नाम पर उस कर्मचारी का शोषण किया। और जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल का एक सैनिक पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी को अपने पैरों से रौंदता दिखा। वेस्ट बैंक के उस पेट्रोल पंप पर इजराइल के 2 सैनिक नजर आए। उनमें एक सैनिक ने उस कर्मचारी को जमीन पर उल्टा लेटने का आदेश दिया। हथियार से लैस उस सैनिक की बात मानकर उसने वैसा ही किया। वो कर्मचारी फिलिस्तीनी था और वो मुट्ठी बांधकर जमीन पर उल्टा लेट गया। लेकिन ये तरीका इजराइल के उस सैनिक को पसंद नहीं आया और उसने लात मारकर उसके दोनों हाथ खोल दिए। ऐसा करने में उस फिलिस्तीनी को वहां रखी टेबल से चोट भी लगी, लेकिन उस सैनिक पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसकी नजर उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने उस कैमरे को देखकर गंदे इशारे किए। इस दौरान एक दूसरा सैनिक लगातार उस कर्मचारी के सामने हथियार लिए खड़ा रहा। हालांकि उसने कोई हरकत तो नहीं की, लेकिन वो इस तरह खड़ा रहा जैसे अगर उस कर्मचारी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो एक्शन ले लेगा। लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही फिलिस्तीन ने इजरायली सेना को घेर लिया। उसने आरोप लगाया कि वेस्ट बैंक में इसी तरह फिलिस्तीनियों पर रोजाना जुल्म ढाए जाते हैं। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पेट्रोल पंप का वो कर्मचारी कुछ देर तक इसी तरह जमीन पर लेटा रहा। इसी बीच वहां इजराइल के तीसरे सैनिक की एंट्री हुई। उसे उस कमरे से बाहर जाना था, लेकिन बाहर जाने के लिए उस सैनिक ने जमीन पर लेटे फिलिस्तीनी की पीठ पर पैर रखा और उसे पार कर वहां से निकल गया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे परवाह ही नहीं कि जमीन पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अगर वो चाहता तो उसे लांग कर भी जा सकता था। बाद में उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर आरोपों की झड़ी लगा दी। फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रोजाना इसी तरह फिलिस्तीनियों का शोषण होता है। खबर है कि इजरायली सेना ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है। उसने भरोसा दिया कि इसकी जांच कराकर आरोपी सैनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के कई प्रांत भीषण बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां हुई लगातार बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब गए, जबकि कई जगहों पर तो सड़कें ही गायब हो गई। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। कई किलोमीटर दूर तक सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया और उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरा इलाका ही नदी के ऊपर बसा हो। तस्वीरों में वहां की सड़कों से लेकर खेतों तक पानी भरा नजर आया। इस बीच रेस्क्यू टीम के 2 लोग कमर तक भरे पानी के बीच चलते दिखे और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक जगह ऐसी आई जहां वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे दिखाई दिए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम उन इलाकों में फंसे लोगों की तलाश में वहां गई थी और इस दौरान उन्होंने एक आदमी को अपनी गाड़ी से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मौसम विभाग के मुताबिक वहां के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई।
और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि फ्रांस के कई हिस्सों में भी बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि बाढ़ के पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया और फिर तो वहां हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक रिहायशी इलाके के ज्यादातर घर पानी में आधे डूबे दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही। उसकी वजह से जरूरत पड़ने पर लोग उसी जल भराव से गुजरते नजर आए। वहां से आई तस्वीरों में उस इलाके का हर एक कोना जलमग्न दिखाई दिया। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें ही गायब हो गई। ऐसे में वहां सन्नाटा पसरा नजर आया, क्योंकि जलभराव की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, और अगर कुछ लोग घरों से निकले भी तो उन्हें घुटनों तक भरे पानी से ही होकर जाना पड़ा। बताया गया कि वहां के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से कई लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया। उधर बड़ी खबर आई यूक्रेन की राजधानी कीव से। खबर है कि वहां रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। रूस के इस हमले की वजह से वहां के एक इलाके में भयानक आग लग गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना के इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। और खबरों के मुताबिक नए साल की शुरुआत में रूस की तरफ से यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले से पूरा यूक्रेन दहल गया। यूक्रेन को कीव को निशाना बनाकर रूस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद वहां भयानक आग लग गई। और रूस के उस हमले का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क के किनारे से भयानक लपटें उठती दिखी। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में कई फीट ऊंचाई तक जा रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक कीव में जिस जगह रूस की मिसाइल गिरी वहां गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी, जिसने मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। गैस पाइपलाइन ने मिसाइल हमले के बाद वहां लगी आग में घी का काम किया। पाइप से निकल रही गैस की वजह से आग धधकती जा रही थी। ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और जमीन से धधकता लावा बाहर आ रहा हो। इस दौरान पूरे इलाके में लपटों की वजह से पीली और नारंगी रोशनी फैल गई। कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में आग की लपटें एक इमारत के ऊपर तक उठती नजर आईं। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव पर रूस के ताजा मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 92 लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक कुछ लोग हमले के बाद लगी आग में भी झुलस गए। क्योंकि मिसाइल हमले के बाद लगी आग की चपेट में कीव में कई कारें भी आ गई। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों की हिम्मत भी आग को देखकर छूट गई। कुछ दमकल कर्मी हिम्मत करके आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन धधकती आग कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वहीं रूस के मिसाइल हमले के बाद कीव से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें खंडहर नुमा एक इमारत से धुआं निकलता दिखा। वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे लोग हमले में घायल लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। हमले की वजह से कीव में उस जगह पर खड़ी लाल रंग की एक कार पूरी तरह तबाह नजर आई। रेस्क्यू टीम एक बुजुर्ग को गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाती दिखी। हमले के बाद कुछ लोग वहां रोते बिलखते दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 92 लोग घायल हो गए। उधर बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाया। लाखों की संख्या में विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने राजधानी ढाका की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की। ढाका से सामने आए विरोध प्रदर्शन के वीडियो में कुछ लोग सड़क पर आगजनी करते दिखे। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी भी करते रहे। प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी ढाका की एक सड़क पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर लिए लोग सड़क पर नारेबाजी करते दिखे। एक इमारत के ऊपर से बनाए गए वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो सड़कों पर लोगों का सैलाब आ गया। जहां तक नजरें जा रही थीं, सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। प्रदर्शनकारी बवाल न कर दें, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी वहां तैनात कर दिया गया था। ढाका में विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उनमें शेख हसीना से सत्ता छोड़ने और विपक्षी पार्टी के गिरफ्तार नेताओं को आजाद करने की मांग की गई। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि पिछले 3-4 महीनों में सरकार के इशारे पर विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बिना वजह जेलों में ठूंस दिया गया। 7 जनवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने वहां बवाल शुरू कर दिया और पूरे बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। शेख हसीना के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बांग्लादेश में सबसे बड़े विपक्षी दल BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5-2 महीनों में 100 से ज्यादा महिला सदस्यों को गिरफ्तार करके सरकार ने जेल में डाल दिया।
এই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, এখন ছেলে পেলেদেরও ধরছে, মহিলা দলের এই মেয়েগুলাকে অ্যারেস্ট করছে। बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती। This situation had created, as I said, a fear factor in the minds of all of our. शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का असर ढाका की सड़कों पर देखने को मिला। कई जगहों पर दुकानों पर ताले लटके नजर आए। इधर आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में दो गाड़ियां बीच सड़क पर टकराती दिखाई दी। उन गाड़ियों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि उन दोनों गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और इस हादसे की वजह से वहां दहशत फैल गई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें हाईवे के एक तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखाई गई। उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सड़क को बांटने वाले डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गई। इसी दौरान उस सड़क पर सामने से आ रही एक गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई और जैसे ही दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई, दोनों गाड़ियां हवा में उछल गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से के परखचे उड़ गए और बताया गया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक रेस्टोरेंट में एक पुलिसकर्मी ने 15 लोगों की डंडे से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिसकर्मी उन लोगों पर डंडे बरसाता नजर आया। इसके बाद वहां ऐसी दहशत मची कि रेस्टोरेंट के बाहर बैठे लोग भी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उस पुलिस वाले ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। उस वीडियो में वो पुलिसकर्मी एक दरवाजे को लात मारकर तोड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद वो अंदर घुसा और उसने रेस्टोरेंट में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर डंडे बरसा दिए। इस बीच कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आरोप है कि 15 लोगों से मारपीट करने वाला वो पुलिसकर्मी नशे में धुत था और इसी वजह से इस वीडियो के सामने आने के बाद उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की ईडी के सामने पेशी हुई और इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे घंटों तक सवाल जवाब किए। कार्ति चिदम्बरम ने इस कार्रवाई को उन्हें परेशान करने की नाकाम कोशिश बताया और दावा किया कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। So I have absolutely no connection, none whatsoever with the case they are apparently investigating. आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने साल 2011 में चीन के 263 नागरिकों को वीजा दिलाए थे और इसके बदले 50 लाख रुपए लिए थे। इसी मामले में वो ईडी के सामने पेश हुए।